दोस्तों, आज जिस स्कैम के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोई शख्स ऐसा क्यों कर सकता है, जिसमें एक शख्स ने ना सिर्फ सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है, बल्कि उसके इंटेंशंस भी बहुत ज्यादा बुरे निकलकर सामने आते हैं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि एक इंसान जब स्कैम करता है तो वो या तो सिस्टम से परेशान होता है या तो बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा और कामयाबी हासिल करना चाहता है। लेकिन इस पूरे मामले में ये पूरी बातें धराशाही हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपने विचारों से खोखले हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं नीरव मोदी स्कैम के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे सवाल फिर से पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा शख्स जिसने बचपन से ही ऐशो आराम देखा, जिसके परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसका इतिहास 1901 से जाता है, एक ऐसा परिवार जहां का वो थर्ड जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, ऐसे शख्स को स्कैम करने की क्या जरूरत पड़ सकती है? एक ऐसा शख्स जिसके ब्रांड की दीवानी हॉलीवुड की हीरोइन केट विंसलेट भी है, जो टाइटैनिक की मेन हीरोइन थी, वो क्या देश से गद्दारी कर सकता है? और ऐसा करके उसे मिलेगा भी क्या? ऐसे शख्स का मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने देश को लूटना हो सकता है क्या? इन सवालों से पर्दा उठेगा दोस्तों आज इस वीडियो में। दोस्तों, नीरव मोदी का जन्म 27 फरवरी 1971 में पालनपुर गुजरात में हुआ था। उस दौर में पालनपुर गुजरात के अंदर बहुत ही गिने चुने डायमंड बिजनेस घराने होते थे। उन्हीं में से एक नीरव मोदी का परिवार भी था। नीरव मोदी के पिता का नाम दीपक मोदी था और उनके पिता का नाम केशव लाल मोदी था, जिन्होंने इस पूरे बिजनेस घराने की स्टैब्लिशमेंट साल 1901 में रखी थी। यहाँ पर रॉ डायमंड्स की ट्रेडिंग होती थी और इस बिजनेस को नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी ने काफी हद तक एक्सपैंड किया हुआ था, सिंगापुर और बेल्जियम तक। इसीलिए नीरव मोदी के जन्म के एक साल के बाद दीपक मोदी अपने बेटे और अपनी वाइफ को लेकर बेल्जियम शिफ्ट हो जाते हैं। बेल्जियम के बारे में यह बात याद रखने की जरूरत है कि 85% से भी ज्यादा रॉ डायमंड उस दौर में बेल्जियम से होकर गुजरता था। बेल्जियम उस वक्त दुनिया में रॉ डायमंड्स का एपी सेंटर के तौर पे माना जाता था और इसीलिए दीपक मोदी अपने परिवार के साथ वहां एक साल के अंदर सेटल हो जाते हैं। दोस्तों, नीरव मोदी का लालन पालन अमीर बच्चों की तरह ही हुआ था, जहां उसे बचपन में किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन 8 साल की उम्र में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी जब उसकी मां गीता मोदी सुसाइड कमिट कर लेती हैं। उसकी मां के सुसाइड वाला इंसिडेंट उसकी लाइफ में आगे भी वो यूज करता है, लेकिन इस सुसाइड इंसिडेंट की वजह से उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव भी आ गया। नीरव मोदी काफी हद तक आइसोलेटेड रहता था। उस दौर में वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। हालांकि आगे चलकर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए 1988 में यूएसए जाता है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, लेकिन पढ़ाई में भी उसका ज्यादा मन नहीं लगता है। एक साल के ही अंदर अपनी यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करके नीरव मोदी इंडिया अपने मामा के पास मेहुल चौकसी के पास आ जाता है। अब मेहुल चौकसी भी एक डायमंड बिजनेस घराने से आते थे। उनके पिता चीनू भाई चौकसी ने भी एक रॉ डायमंड का बिजनेस एस्टैब्लिश किया हुआ था, जिसे मेहुल चौकसी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। और मेहुल चौकसी गीतांजलि ब्रांड के ओनर थे। उस दौर में गीतांजलि ब्रांड का बड़ा नाम हो चुका था और नीरव मोदी इसी ही ख्वाहिश में कि वो अपने मामा के साथ कुछ सीखेगा, कुछ नया करेगा, वो इंडिया आ चुका था। 9 साल तक वो अपने गीतांजलि ब्रांड के साथ जुड़ा रहता है और इसी ही बीच में वो हर एक बारीकी को अच्छे से सीख लेता है, हर एक काम को अच्छे से समझ लेता है और फिर बाद में वो फैसला करता है कि वो अपना खुद का बिजनेस सेटल करेगा। और नीरव मोदी करता भी वैसे ही है। वो अपनी फैमिली का थर्ड जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर था। इसीलिए साल 1999 में वो अपनी खुद की रॉ डायमंड बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, जिसका नाम वो रखता है फायर डायमंड। फायर डायमंड का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत बार जिक्र होने वाला है। फायर डायमंड को एस्टैब्लिश करने के बाद अपने एक्सपर्टीज और अपने मामा की मदद से वो उसे एक्सपैंड करना शुरू करता है। यूके, यूएस, जर्मनी, अर्मेनिया, बेल्जियम, यहां तक वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुका था और उसे काफी मदद भी मिल रही थी। एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का सहारा मिल रहा था। उसने अपनी कंपटीशन को कम करने के लिए और भी तिगड़म लगाई। रॉ डायमंड ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप रॉ डायमंड किसी और को देते हो, फिर बाद में उसे कटिंग पॉलिशिंग के लिए अलग से एक टीम रखनी होती है, उस टीम का अलग से खर्चा होता है। लेकिन नीरव मोदी ने अलग से ही फैसिलिटीज देनी शुरू कर दी। उसने खुद में ही एक टीम रख ली थी और कहा था आपको हम फिनिश डायमंड दे देंगे, आपको बस एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसके लिए बाकी व्यापारी मना नहीं कर पाते थे। और इसी ही तरह से नीरव मोदी की गाड़ी आगे चलने लगती है और वो तेजी से अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने लगता है।
दोस्तों, नीरव मोदी का फायर डायमंड बिजनेस उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने लगा जहां पर देश के तमाम डायमंड बिजनेसेस बस पहुंचने का सपना देखते हैं। लेकिन फिर भी नीरव मोदी की ख्वाहिशें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। साल 1999 से लेकर साल 2005 के बीच तक उसकी कंपनी ने तमाम ब्रांड्स को अक्वायर करना शुरू कर दिया। देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी उसने बड़ी रिटेल डायमंड कंपनीज को अक्वायर किया। साल 2005 में ही उसने फ्रेडरिक गोल्डमैन नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया जो रिटेल डायमंड बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। साल 2009 आते आते वो देश के अंदर एक बड़ा डायमंड बॉस बन गया था। लेकिन साल 2009 एक ऐसा साल होने वाला था जो नीरव मोदी की जिंदगी और उसकी नीयत दोनों को बदलने वाला था। दोस्तों, साल 2009 आते आते देश की डायमंड इंडस्ट्री के अंदर नीरव मोदी का नाम काफी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाने लगा और इसीलिए उसके एक दोस्त ने उससे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना वो उसके लिए एक इयररिंग पेयर को डिजाइन करे। हालांकि नीरव मोदी को डिजाइन का कोई आइडिया नहीं था, ना ही नीरव मोदी को इसमें एक्सपर्टीज थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त की रिक्वेस्ट को माना और उस इयररिंग पीस को उसने डिजाइन किया। जिसके बाद उसके दोस्त ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी। नीरव मोदी के मन में एक ख्याल आया कि ज्वेलरी डिजाइनिंग का बिजनेस भी बुरा नहीं है, तो क्यों ना इसमें भी एंट्री की जाए। और नीरव मोदी करता भी ऐसा ही है। साल 2010 आते आते वो अपने ही नाम से नीरव मोदी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च कर देता है, जिसके स्टोर्स उसने मुंबई और दिल्ली में ओपन किए थे और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब दोस्तों, साल 2010 का दौर वो दौर था जब नीरव मोदी को पहली बार इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है और ये हो पाता है गोलकोंडा लोटस नेकलेस की बदौलत। ये लोटस नेकलेस साल 2010 में नीरव मोदी ने खुद डिजाइन किया था। इसकी खास बात यह थी कि इसका एक डायमंड हैदराबाद की गोलकोंडा माइन से लिया गया था। गोलकोंडा माइंस पॉपुलर है कोहिनूर डायमंड के लिए। कहा जाता है कि कोहिनूर डायमंड भी इसी ही माइन से निकाला गया था और इसका एक और डायमंड निकाला गया था ऑस्ट्रेलिया की एरेगिल माइन से। एरेगिल माइंस फेमस है अपने पिंक डायमंड के लिए। इन दोनों डायमंड्स के मिश्रण से नीरव मोदी ने तैयार किया था गोलकोंडा लोटस नेकलेस, क्योंकि इसका शेप लोटस की तरह था। और साल 2010 में ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इतना पॉपुलर होता है कि ब्रिटेन की ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज ने इसे ऑक्शन करना चाहा और ऑक्शन करते दौरान हर कोई इस पर नजर बनाए हुए था। इसकी सेल 16.29 करोड़ रुपीस में होती है, जिसकी वजह से नीरव मोदी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी दिया जाता है। ये रिकॉग्निशन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्रिस्टीज ने पहली बार अपने मैगजीन कवर के कैटलॉग में किसी इंडियन ज्वेलरी को मेंशन किया था और वो था गोलकोंडा लोटस नेकलेस, जो कि नीरव मोदी को बिलोंग करता था। इसी की वजह से नीरव मोदी की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में और यूरोप में फैलने लगी। यही रीजन था कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी नीरव मोदी की ज्वेलरी की डिमांड रख रही थी और इस ज्वेलरी की डिमांड को पूरा करने के लिए नीरव मोदी को बहुत कुछ करना बाकी था। और यहीं से शुरू होती है स्कैम की शुरुआत। अब दोस्तों, गोलकोंडा लोटस नेकलेस की पॉपुलैरिटी के बाद नीरव मोदी की ज्वेलरी की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। इसी के तहत नीरव मोदी ने दुनिया भर में 17 से भी ज्यादा अपने रिटेल स्टोर्स ओपन कर दिए ताकि ये डिमांड को केटर कर सके। लेकिन उस दौर में डिमांड इतनी बढ़ गई कि ये सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए नीरव मोदी ने सोचा कि क्यों ना डायमंड के इस हैवी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस में लोन का सहारा लिया जाए। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि डायमंड बिजनेस में लोन किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप एक डायमंड के ट्रेडर हैं और आप विदेश से डायमंड इंपोर्ट करने के लिए देश के अंदर लोन लेते हैं। लेकिन बैंक से लोन जब आप लेंगे तो आपको वो लोन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा जो आपके लिए चुकाना मुश्किल होगा। दूसरा, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी कम रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट भी होती है और इसी ही का नुकसान यहाँ डायमंड ट्रेडर को भी होता है। इसीलिए अगर आप सिंपली बिजनेस के लिए लोन देश के अंदर लेना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसीलिए नीरव मोदी ने सोचा कि क्यों ना विदेशी बैंक से ही लोन लेकर डायमंड की ट्रेडिंग की जाए। इसके लिए कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी विदेशी बैंक आसानी से किसी इंडियन बिजनेसमैन को लोन नहीं देता अनलेस एंड अनटिल इंडियन बैंक की तरफ से कोई ना कोई गारंटी उसे दी ना जाए। और यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। मान लीजिए कि मुझे विदेश से कोई डायमंड ट्रेड करना है, लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं और मैं विदेशी बैंक से उसके लिए लोन लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे एक इंडियन बैंक के पास जाना पड़ेगा। उस इंडियन बैंक में बताना पड़ेगा कि किस विदेशी बैंक से मैं लोन लेना चाहता हूं। वो इंडियन बैंक पहले मेरे कागजों को खंगालेगा, मेरी छानबीन करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि मैं एक सही ट्रेडर हूं, मैं एक सही बिजनेसमैन हूं। ये वेरीफाई करने के बाद वो मुझे एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा
लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिलने के बाद ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मुझे उस विदेशी बैंक को देना पड़ेगा। इसके बाद वो विदेशी बैंक मेरे इंडियन बैंक के ही अकाउंट में, फॉरेन के ही अंदर एक नॉस्ट्रो अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करेगा। उस ट्रांसफर पैसे से वो पैसा एक्सपोर्टर को दिया जाएगा जिससे मैंने डायमंड लोन पे परचेज किया है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है और ये सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुल जमा आपको यही समझना है कि एक इंडियन बैंक मेरी गारंटी ले रहा है एक विदेशी बैंक से लोन लेने के लिए कि इन केस मैं अगर लोन नहीं चुका पाता तो यहाँ पर इंडियन बैंक गारंटी लेगा कि वो उसकी तरफ से लोन चुकाएगा। लेकिन श्योरिटी कहां से आएगी? श्योरिटी तब आती है जब इंडियन ट्रेडर से कोई कोलैटरल या कोई सिक्योरिटी रखवा लेता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक मुझसे कोई सिक्योरिटी मांगेगा, कोई कोलैटरल मांगेगा, जैसे कि जमीन के कागज, बिजनेस के कागज या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कागज, तो वो मुझे सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके मुझे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया जाएगा। तब जाकर विदेशी बैंक से मुझे लोन मिलेगा जो मेरे नॉस्ट्रो अकाउंट में जाएगा विदेश के अंदर, और उस पैसे को मैं अपने एक्सपोर्टर को दे पाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है और ये सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर नीरव मोदी ने एक बड़ा खेल किया जिसके चलते पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब नीरव मोदी अपने बिजनेस की डिमांड को मीट करने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LOUs को अप्रूव करवाना शुरू करता है। इसके लिए वो अपने मुंबई स्टोर के पास लोकेटेड काला घोड़ा एरिया के PNB बैंक की ब्रांच को चुनता है, जहां से वो LOU अप्रूव करवाता है, डायमंड इंपोर्ट करता है, उसके बाद ज्वेलरी की डिमांड को मीट करता है। ऐसा करते करते थोड़ा ही समय बीता था। फिर आती है 31 मार्च 2010 की तारीख, जो कि PNB बैंक की इस ब्रांच के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक नए ब्रांच मैनेजर की एंट्री हो रही थी। ये डिप्टी ब्रांच मैनेजर थे गोकुलनाथ शेट्टी। गोकुलनाथ शेट्टी के ऊपर उस बैंक के ब्रांच की फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। उस बैंक की फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार थी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू करने के लिए। साल 2011 आते आते गोकुलनाथ शेट्टी से सांठगांठ की कोशिश करता है नीरव मोदी। नीरव मोदी गोकुलनाथ शेट्टी को समझाता है कि एक फायदे का सौदा है जिससे आपका और मेरा दोनों का ही फायदा हो सकता है। गोकुलनाथ शेट्टी नीरव मोदी से कहते हैं कि वो सौदा क्या है। नीरव मोदी गोकुलनाथ शेट्टी से कहता है कि जो LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बैंक से मिलता है उसके बदले मुझे एक सिक्योरिटी देनी होती है, तभी LOU मेरे लिए इशू किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बिना किसी सिक्योरिटी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करें। हालांकि गोकुलनाथ शेट्टी इस पर रेजिस्ट करता है और कहता है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि CBS कोर बैंकिंग सिस्टम में LOUs की जानकारी को अपडेट करना पड़ता है, इसीलिए बिना सिक्योरिटी के LOU इशू करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर नीरव मोदी गोकुलनाथ शेट्टी को एक बीच का रास्ता बताता है और कहता है कि आप हमें LOUs दीजिए, CBS में कुछ भी अपडेट ही मत करिए, यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम में बताइए ही नहीं कि किस तरह की सिक्योरिटी है या फिर किस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, और इससे पता ही नहीं चलेगा कि LOUs किस तरह से इश्यू किए गए हैं। यहाँ पर गोकुलनाथ शेट्टी के रेजिस्ट करने के बावजूद नीरव मोदी उसे पैसे का लालच देता है और फिर बाद में गोकुलनाथ शेट्टी भी मान जाता है। गोकुलनाथ शेट्टी को इस पूरे ब्राइब मामले में कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट दिया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि नीरव मोदी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी खासी डिमांड थी, उसे वो धीरे धीरे करते हुए मीट कर सकता था। लेकिन यहाँ उसने जानबूझकर थोड़े ज्यादा पैसे के लालच में या फिर अपने इविल इंटेंशंस की वजह से एक लूप होल तलाशने की कोशिश करी जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहता था, और गोकुलनाथ शेट्टी का वो यहाँ पर सहारा लेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर देने भर से पूरा काम नहीं होता है। उस LOU की जानकारी इंडियन बैंक को फॉरेन बैंक को देनी होती है, जो कि मैनेज होता है स्विफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। और इंडिया की इस PNB बैंक की ब्रांच की स्विफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम की इंचार्ज की जिम्मेदारी मनोज कहार के हाथ में थी, जो उस बैंक का एक क्लर्क था। मनोज कहार को भी नीरव मोदी सेट कर लेता है और मनोज कहार को भी अच्छा खासा अमाउंट ब्राइब में दिया जाता है। तो यहाँ पर यह भी पूरी तरह से फुल प्रूफ हो गया था कि LOU की जो जानकारी है वो किस तरह से जानी है फॉरेन बैंक के अंदर, वो भी नीरव मोदी के हाथ में था। अब दोस्तों, पूरा खेल कुछ इस तरह से चल रहा था कि नीरव मोदी को मुफ्त में LOU मिल रही थी, एक तरह से फर्जी LOU मिल रही थी जिस पर उसे कोई सिक्योरिटी या गारंटी नहीं देनी होती थी। उस पैसे से वो विदेशों से डायमंड इंपोर्ट करता था, उस डायमंड की ज्वेलरी बनाता था, उसे सेल करता था और उसका प्रॉफिट भी अपने पास रखता था।
अब बहुत सारे सुनने वालों को लग सकता है कि नीरव मोदी ने अचानक से ढेर सारा पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी कंपटीशन से आगे निकलने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ पर नीरव मोदी के इंटेंशन इससे भी ज्यादा बुरे थे। वो कैसे थे? वो ऐसे थे कि इंडिया के अंदर भी जो प्रॉफिट नीरव मोदी एक नंबर में कमा रहा था उसे भी पूरी तरह से वो साइफन ऑफ कर रहा था विदेशी कंपनीज के तहत। उसने ढेर सारी शेल कंपनीज बनाई हुई थी जिनके जरिए वो खुद ही की शेल कंपनी से इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे डायमंड इंपोर्ट करता था। यानी कि उसने एक शेल कंपनी बनाई, उस शेल कंपनी ने विदेश में एक डायमंड खरीदा जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। बाद में उसने इंडिया की नीरव मोदी की कंपनी को वही डायमंड 50 लाख रुपए में सेल कर दिया। वो जो 50 लाख रुपए है उसकी गारंटी किसने ली? पीएनबी बैंक ने ली। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो स्कैम है ये कितना बड़ा था और कितने बड़े स्केल का था, और इसे नीरव मोदी ने अगले 7 सालों तक एक्सप्लॉइट किया। पीएनबी बैंक के ऑफिशियल्स को सेट करने के बाद नीरव मोदी की जिंदगी काफी ऐशो आराम से गुजर रही थी। वो इंडिया के अंदर अपने स्टोर्स को तो एक्सपैंड कर ही रहा था, साथ ही में साल 2015 आते आते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी उसने अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन किया। इस रिटेल स्टोर की ओपनिंग में उसने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को बुलाया, हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बुलाया, यहाँ तक कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी वाइफ को भी इस रिटेल स्टोर की ओपनिंग में इनवाइट किया था। साल 2017 आते आते नीरव मोदी की नेटवर्थ 1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हो गई थी। साल 2017 के पहले ही उसने अपने ब्रांड की यानी कि फायर डायमंड बिजनेस की आईपीओ लॉन्च करने की स्कीम बना ली थी। उसने प्लान किया था कि वो अपना आईपीओ अपने मामा की कंपनी गीतांजलि जेम्स के साथ ही लॉन्च करेगा। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि उस वक्त तक नीरव मोदी दुनिया के मशहूर और अमीर लोगों की लिस्ट में तेजी से ऊपर जा रहा था। इंडिया के अंदर वो 85th सबसे अमीर शख्स बन चुका था और दुनिया के अंदर वो 1234वें पोजीशन पे था दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। उसकी नेटवर्थ 1.73 बिलियन डॉलर से ज्यादा की थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर नीरव मोदी ने अपने इस घोटाले से कितनी ज्यादा शोहरत और कितनी ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। अपने ब्रांड को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने के लिए नीरव मोदी ने उस दौर में हर एक बड़ी हीरोइन से अपनी ब्रांड की एंडोर्समेंट करवाई। साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा को उसने अपने ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। साल 2011 से लेकर साल 2017 के बीच में कुल मिलाकर LOUs के जरिए 11,400 करोड़ के करीब का अमाउंट नीरव मोदी ने अब तक अप्रूव करवाया था, जिसकी कोई सिक्योरिटी पीएनबी बैंक के पास नहीं थी। यानी कि इन केस अगर यहाँ पर नीरव मोदी कोई पैसा नहीं देता तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ पीएनबी बैंक की होती। और यहीं पर एक बड़ा बदलाव नीरव मोदी का वेट कर रहा था साल 2017 में ही, जब गोकुलनाथ शेट्टी जो कि डिप्टी ब्रांच मैनेजर थे पीएनबी बैंक के, वो रिटायर हो जाते हैं। 7 साल का उनका ये जो टेन्योर है ये भी सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि ये जो टेन्योर था ये सिर्फ 3 सालों का ही होना था एज अ डिप्टी ब्रांच मैनेजर, और इस ब्रांच में वो 7 साल तक सर्व करते हैं। 7 साल तक उनका टेन्योर इतना लंबा कैसे हुआ इसकी बात भी अभी तक किसी को नहीं पता चली है। साल 2017 में जैसे ही गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर होते हैं उनकी जगह लेने आते हैं दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज को गोकुलनाथ शेट्टी के किए के बारे में कुछ भी पता नहीं था और कुछ महीनों तक मामला यूं ही चलता रहता है। फिर एक दिन आता है जब 300 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नीरव मोदी LOU के तौर पे अप्रूव करवाने के लिए पीएनबी ब्रांच में भेजता है। ये मैटर सीधे दिनेश भारद्वाज के सामने आता है। दिनेश भारद्वाज नीरव मोदी के आदमी से कहते हैं कि LOU तो आपको मिल जाएगा, इसके बदले में जो सिक्योरिटी आपको देनी है वो मुझे दे दीजिए। वो शख्स बिल्कुल नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नीरव मोदी का आदमी कहता है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अभी तक इतने LOU हमने अप्रूव करवाए, किसी में भी कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो इसमें किसी तरह की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? उस ब्रांच मैनेजर ने जैसे ही ये बात सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जैसे ही रिकॉर्ड्स को चेक किया उसे पता चला कि किस तरह का फ्रॉड एग्जीक्यूट हुआ है, और फिर सीधे उसने अपने हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पीएनबी ऑफिशियल्स को जैसे ही दिनेश भारद्वाज ये पूरी जानकारी देते हैं वो बिना किसी देरी के एक इंक्वायरी बिठाते हैं गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ। गोकुलनाथ शेट्टी से पीएनबी ऑफिशियल्स पूछताछ करते हैं जिसमें हजारों करोड़ के स्कैम की खबर सामने आती है। हालांकि पीएनबी ऑफिशियल्स ने अभी तक इसकी जानकारी आरबीआई को नहीं दी थी। वो अपने स्तर से सोचते हैं कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पर पीएनबी ऑफिशियल्स दूसरा रास्ता चुनते हैं।
वो सोचते हैं कि क्यों ना खुद नीरव मोदी और उसकी कंपनी से कांटेक्ट करके एलओयूज की लायबिलिटीज को मीट करवा लिया जाए, इसके पहले कि नौबत आरबीआई को बताने की पड़े। और ये करते करते यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर अवनीश नेपालिया कोशिश करते हैं कि वो नीरव मोदी और उसकी कंपनी से कांटेक्ट कर सके, जिसमें उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। हालांकि नीरव मोदी और उसके भाई निहाल मोदी यहाँ पर अग्री करते हैं कि वो कोऑपरेट करेंगे। निहाल मोदी, जो कि नीरव मोदी का भाई था, वो नेपालिया के सामने एक ऑफर रखता है। ऑफर में उससे कहता है कि हम अप टू 300 करोड़ के करीब की जो लायबिलिटीज है एलओयू की, ये पूरी कर सकते हैं। हमारी कंपनी का फ्लैगशिप आईपीओ आने वाला है साल 2018 में ही, जिससे जो रकम हमें हाथ लगेगी वो पैसा हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन नेपालिया इतने तक में राजी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा ग्रीवियस कंसर्न का है, इसे इस तरह से रफा दफा नहीं किया जा सकता है। हालांकि नीरव मोदी 1 जनवरी 2018 को ही देश छोड़कर जा चुका था। तब तक सिर्फ बातें ही चल रही थी, आरबीआई को अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी पीएनबी बैंक के ऑफिशियल्स कोशिश करते हैं कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जितना अमाउंट है 11,400 करोड़ का, इसके करीब की जो सिक्योरिटी है इसे बरामद कर लिया जाए नीरव मोदी और उसकी कंपनी से। लेकिन फिर भी कोऑपरेशन 25 जनवरी तक खिंचता है। इसके बावजूद नीरव मोदी और उसकी कंपनी की तरफ से कोई बड़ा कोऑपरेशन नहीं मिलता। इस पर पीएनबी बैंक थक हार जाता है और 29 जनवरी को इस पूरे मैटर की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को दे देता है। आरबीआई इस मैटर के बारे में जानते ही पूरा मैटर सीबीआई के हाथ में दे देता है। 10 से भी ज्यादा पीएनबी बैंक के ऑफिशियल्स को सीधे बर्खास्त कर दिया जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सीबीआई इंक्वायरी में और भी बड़ी बातों का खुलासा होता है, जैसे कि पीएनबी बैंक की उस ब्रांच का स्विफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से नीरव मोदी और उसके आदमियों के कंट्रोल में था, क्योंकि उनके पास लॉग इन आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स थे। वो खुद ही अपने फर्जी एलओयूज को अप्रूव करवाते थे, स्विफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उसे ऑथराइज करवाते थे। तो हर चीज उनके कंट्रोल में थी। 4 फरवरी को यहाँ सीबीआई लुकआउट नोटिस इशू कर देती है नीरव मोदी के खिलाफ। 7 फरवरी को उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ एफआईआर तब फाइल होती है जब पता चलता है कि इस मेथड का यूज करते हुए मेहुल चौकसी ने गीतांजलि जेम्स के लिए 4,000 करोड़ के वर्थ के एलओयूज को अप्रूव करवाया है। अब सीबीआई दोनों की तलाश में लग जाती है। हालांकि वो दोनों ही देश से बाहर थे। यहाँ पर ईडी को मामला 14 फरवरी को दिया जाता है और ईडी इस पूरे मामले की जांच में शेल कंपनीज का खुलासा करती है। ईडी बताती है कि 17 से भी ज्यादा शेल कंपनीज हैं जिनके जरिए नीरव मोदी इंडिया से पैसा विदेश में लेकर जाता था, और ये एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग ही है। ईडी बिना किसी देरी के 5,000 करोड़ के करीब की जो संपत्ति है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की, उसे अटैच कर लेती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये अमाउंट बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी की वर्थ उतनी ही थी। अब ये लोगों के विवेक पर ही है कि यहाँ पर मामला किस तरह से था। लेकिन ये बात तो पूरी तय थी कि अब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पीछे भारत सरकार पड़ चुकी थी। नीरव मोदी और उसके मामा के इस कारनामे का पूरा असर इंडियन मार्केट पर पड़ा। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा। स्टॉक मार्केट में इंडियन डायमंड इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स थे वो तेजी से गिरने लग गए। इंडियन स्टॉक मार्केट भी लाल निशान पर आ गया। यहाँ तक कि जेन्युइन डायमंड ट्रेडर्स को भी अब लोन मिलना आसान नहीं था। सब कुछ बैन हो गया था। आरबीआई ने भी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जितना सिस्टम था उसे भी पूरी तरह से बैन कर दिया था, जिस तरह से इस पूरे सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तरह से इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री ही ठप होने की कगार पर आ गई थी। पीएनबी बैंक के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हो गया है। इसकी जानकारी जब देश की आम जनता को लगती है तो हर कोई गुस्से से भर जाता है। हर कोई बस इतना ही चाहता है कि नीरव मोदी को जेल भेजा जाए। साथ ही में बहुत से लोग जिनका अकाउंट पीएनबी बैंक के अकाउंट में था वो डिमांड करते हैं कि उनका जो पैसा है वो सुरक्षित उनके हाथ में दिया जाए। यहाँ तक कि लोग पीएनबी बैंक के ब्रांचेस के बाहर प्रदर्शन भी करते हैं, हाय हाय के नारे भी लगाते हैं। इतना सब देखते हुए बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी होती हैं। पीएनबी बैंक के ही बहुत सारे ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज कहार जैसे लोग भी शामिल थे। नीरव मोदी की कंपनी से भी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होती हैं। विपुल अंबानी जो कि नीरव मोदी की कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। विपुल अंबानी का नाम इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में आता है क्योंकि वो मुकेश अंबानी के चचेरे भाई लगते हैं। इसलिए भी लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज बना रहे थे कि क्या अंबानी फैमिली भी इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर थी या फिर इसमें इन्वॉल्व थी। एक तरफ जहां पर थ्योरीज बन रही हैं, दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि इंटरपोल की मदद से नीरव मोदी को देश के अंदर लेकर आया जाए।
इंटरपोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एक देश रिक्वेस्ट कर सकता है दूसरे देश की पुलिस से कि अगर कोई फ्यूजिटिव उनके देश में है तो वो उसे सौंप दे वापस उस देश को जिसके साथ उसने स्कैम किया है। इंटरपोल 2 जून को रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर देता है। इसका मतलब यही है कि जिस भी देश में नीरव मोदी या फिर उसके मामा हैं उन्हें गिरफ्तार करके भारत को सौंप दिया जाए। हालांकि इसमें भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है और कई दिनों बाद ये पता चलता है कि नीरव मोदी तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। यूनाइटेड किंगडम से जुलाई 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिक्वेस्ट करती है कि नीरव मोदी को हमको सौंप दिया जाए। हमारे देश के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। यूके की गवर्नमेंट इस पर बहुत ही ज्यादा गोलमोल सा जवाब देती है। यूके की गवर्नमेंट कहती है कि ये बात हो सकती है कि नीरव मोदी यूके के अंदर है, लेकिन यूके में वो कहां रहता है इसकी जानकारी यूके की गवर्नमेंट को नहीं है। ऐसा करते करते समय बीत जाता है। मार्च 2019 में टेलीग्राफ जो कि एक रिनाउंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक जर्नलिस्ट को नीरव मोदी का पता चलता है। वो एक मार्केट में घूम रहा था, तभी टेलीग्राफ का जो जर्नलिस्ट है वो नीरव मोदी के पास जाता है, उससे सवाल जवाब करता है, बोलता है कि आप एक फ्यूजिटिव हैं, इस पर आपका क्या कहना है, इंडिया के अंदर आप पर आरोप लगे हैं। नीरव मोदी इन सारे सवालों का एक ही जवाब देता है और वो था नो कमेंट्स। ये कहकर नीरव मोदी वहां से निकल जाता है। फिर धीरे से पता चलता है कि नीरव मोदी तो यूनाइटेड किंगडम के सेंट्रल टावर के अंदर रहता है। सेंट्रल टावर एक बहुत ही ज्यादा पॉश जगह है जिसकी जो अपार्टमेंट्स है वो मिलियंस ऑफ डॉलर में सेल होते हैं। इसका मतलब कि इंडिया के अंदर फ्रॉड करने के बाद नीरव मोदी एक आलीशान जिंदगी यूनाइटेड किंगडम के अंदर जी रहा था। इसके बाद एक बार फिर से ईडी रिक्वेस्ट करती है यूके से कि नीरव मोदी को हमको सौंप दिया जाए, उसकी लोकेशन ऐसी ऐसी है। इसके बाद यूके की गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस होती है और यूके की कोर्ट में इस मामले को भेज दिया जाता है। हालांकि नीरव मोदी गोल्डन वीजा लेकर यूके के अंदर रह रहा था, इसके बावजूद भी 20 मार्च 2019 को उसको यूके की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। वहां पर उसके खिलाफ सवाल जवाब होते हैं। भारत सरकार कहती है कि इस शख्स को हमें सौंप दिया जाए। नीरव मोदी का जो वकील है वो चालाकी दिखाते हुए कहता है कि यूके का जो लॉ है उसका आर्टिकल 3 कहता है कि किसी शख्स को जो पनिशमेंट दी जानी चाहिए वो टॉर्चर नहीं हो सकता है, और इंडिया को अगर मेरा क्लाइंट दे दिया जाएगा तो उसके साथ टॉर्चर होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग उसे मारने की सुपारी दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं उसके जान से मार डालना चाहिए। तो इस माहौल में उसे वहां पर नहीं भेजा जा सकता है। इसी के अलावा और भी दलीलें दी जाती हैं भारत सरकार की तरफ से कि इसे सुरक्षित रखा जाएगा, उस सेल के बारे में बताया जाता है जहां पर इसको रखा जाएगा, किस तरह से ध्यान दिया जाएगा ह्यूमन राइट्स का, इन सब बातों के बारे में कहा जाता है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है। नीरव मोदी का वकील कहता है कि मेरा क्लाइंट डिप्रेशन में है और वो खुद अपने साथ कुछ गलत कर सकता है। उसकी एक पास्ट हिस्ट्री भी रही है। 8 साल की उम्र में उसकी खुद की मदर ने सुसाइड कमिट किया था, तो हो सकता है कि डिप्रेशन में वो खुद को हार्म करने की कोशिश करे। इस बिना पर मेरे क्लाइंट को इंडिया को ना सौंपा जाए। तो ये सारी दलीलें नीरव मोदी की तरफ से दी जा रही थी। हालांकि भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से अपना पक्ष मजबूत रखा था और सारे सबूत नीरव मोदी के खिलाफ ही जा रहे थे। 25 फरवरी 2021 आते आते वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में नीरव मोदी को पूरी तरह से दोषी करार दिया जाता है और इंडिया की जो रिक्वेस्ट होती है उसे भी मान लिया जाता है। इसके बावजूद नीरव मोदी अपर कोर्ट में जाने की कोशिश करता है, जहां से उसे निराशा ही हाथ लगती है। वहां पर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करता है, वहां पर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इन दी एंड ये हो जाता है कि नीरव मोदी को भारत को ही सौंपा जाएगा, लेकिन कैसे सौंपा जाएगा, किस तरह से सौंपा जाएगा, इन बातों के बारे में कोई डिटेल से डिस्कशन नहीं होता है। और दोस्तों तब से लेकर आज तक नीरव मोदी देश के अंदर नहीं आया है। यहां तक कि 15 अप्रैल 2021 को यूके की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए ऑर्डर्स भी साइन किए, लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो नीरव मोदी और ना उसके मामा मेहुल चोकसी भारत आ पाए हैं। इसके पीछे क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि नीरव मोदी देश के अंदर आए। हो सकता है कि और भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि बहुत सारे सवालिया निशान इस पूरे केस में खड़े होते हैं जिनका जवाब सिर्फ नीरव मोदी और उससे जुड़े हुए लोगों को ही पता है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर अब कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इमेजिन करिए कि एक शख्स ने सिर्फ अपने पर्सनल ग्रीड के लिए देश से इतनी बड़ी गद्दारी करी, फिर भी इसके बावजूद देश के अंदर 5000 करोड़ के करीब की उसकी और उसके मामा की जो संपत्ति है उसे अटैच कर लिया गया। ये जो पैसा है क्या वो टैक्सेस से ज्यादा होता जो उसे पे करने होते? इमेजिन करिए कि उसने कोई फ्रॉड ना किया होता, वो सही टाइम पे टैक्सेस देता, मे बी वो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में नहीं होता, मे बी वो देश के भी सबसे अमीरों की लिस्ट में नहीं होता, थोड़ा बहुत कम पैसा कमा रहा होता, लेकिन उसकी इज्जत सलामत रहती और उसका बिजनेस भी देश के अंदर और दुनिया में इज्जतदारों में काउंट होता।
क्या लगता है दोस्तों आपको कि ऐसे लोगों के माइंडसेट में क्या मोटिव रहता है जो वो देश से ही गद्दारी करते हैं और वो कुछ पैसे के लिए या फिर कुछ ग्रीड के लिए अपने रास्ते से भटक जाते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और भी इसी तरह की बेहतरीन स्कैम रिलेटेड वीडियोस और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस हम रेगुलर लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर ऐसी ही बेहतरीन अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।